Hello students, how are you? Today we will start the next topic, that is the term of credit. In the previous video we have discussed about the modern banking system. Under that we have talked about the loan activities of bank and the two different situations, credit situations. Okay, we have discussed the case study of Salim and Swapna problems. Now the next topic, that is the term of credit. Now I have written here, first I will read that interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together comprise what is called the term of credit. They may vary depending on the nature of lenders and the बोरो। ना बेटा यहां पर जो बात समझने वाली है, दैट इज क्रेडिट। द क्वेश्चन कैन बी कम इन 1 मार्क्स दैट डिफाइन द टर्म क्रेडिट। क्रेडिट होता क्या है? मैं आपको एक लाइन की डेफिनेशन इसमें बता देता हूं, दैट इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इन विच अ बोरोअर रिसीव्स समथिंग ऑफ वैल्यू, यूजली कैश, ज्यादातर कैश में, एंड एग्रीज टू रीपे द लेंडर एट सम लेटर डेट, यूजली विद इंटरेस्ट। एक एग्रीमेंट है, कंट्रेक्चुअल बेस पर एक एग्रीमेंट होता है लेंडर और बोरोवर के बीच में, जिसमें ये साइन किया जाता है कि वो फलाना डेट में या जो भी तय तारीख है उसमें वो उसको रीपे कर देगा विद इंटरेस्ट। क्लियर हो गया बेटा? सो टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज अ सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच अ लोन इज गिवन। छोटी सी लाइन में आप इसको समझ लीजिए, ठीक है? इट मे इंक्लूड मेथड ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट एंड अदर रिलेटेड कंडीशन। ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती है। क्या क्या लिखी होती है? मेथड ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, और भी जो बातें होंगी वो सब उसके अंदर शामिल होती है। सो इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज द टर्म ऑफ क्रेडिट। ये सारी चीजें मिलकर के हमारी क्या बनती है? टर्म ऑफ क्रेडिट। नाउ द टर्म ऑफ क्रेडिट मे वैरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोअर। आपने देखा होगा हम लोग डिसाइड करते हैं लोन कितने साल का चाहिए, 1 साल का या 6 महीने का, जो भी आपको तय होता है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, जो भी हमको सहूलियत होती है वो हम अपने हिसाब से तय करते हैं, ठीक है ना? तो मैंने आगे लिखा है दैट टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इसकी 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के लिखे मैंने? 4 प्रकार के लिखे हैं। पहला मैंने लिखा है इंटरेस्ट रेट। पहला मैंने क्या लिखा है? इंटरेस्ट रेट। इसमें मैंने लिखा है द बोरोअर हैज टू पे अ सम ऑफ मनी एज इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। ब्याज के साथ उसको चुकाना पड़ता है, ठीक है ना? जो भी उसमें इंटरेस्ट लगता है, जो अमाउंट लिया है वो तो देना ही देना है, उसके साथ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है ना? नंबर 2 इज कोलेट्रल। इट इज एन असेट दैट द बोरोअर ओन्स एंड यूजेस दिस is as a guarantee to the lender until the loan is repaid। कुछ ना कुछ चीज हम लोग गारंटी के तौर पर रखते हैं। जो सर्विस वाले होते हैं वो लोग बैंक के जो गवर्नमेंट की जो सैलरी आती है उस बेसिस पर उनको लोन मिलता है। नॉर्मल लोग जो है वो कुछ ना कुछ रख करके लोन लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर हाउस के लिए कोई रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोई काम लोन ले रहे हैं तो उसके कागज़ जमा होते हैं। आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी का आरसी में आपने देखा होगा लिख जाता है किस फाइनेंस से है। जब तक आप उसको चुकाओगे नहीं तब तक वो आपकी नहीं कहलाएगी। नाम आपका होगा लेकिन दूसरा नाम उनका भी लिखा होगा जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे प्राइवेट फाइनेंस हो। जब ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, लोन पेमेंट हो जाता है, तब वो आरसी दोबारा से चेंज होकर के आती है।
तो ये कोलेट्रल हुआ। नंबर 3 इज डॉक्यूमेंटेशन। नंबर 3 इज डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज a proper documentation documents of borrowing with all the terms and conditions must be submitted। स्पेशली अगर आपने कभी सुना होगा, बैंक सारी डिटेल्स मांगता है, पैन कार्ड मांगता है आपसे, आधार कार्ड हो गया, पे स्लिप हो गई, या टैक्स जो जमा करते हो आप वो हो गया, और भी कई सारी चीज़ें बैंक मांगता है। डॉक्यूमेंटेशन जो वर्क है उसको जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलता। फोर्थ है मोड ऑफ रीपेमेंट। फोर्थ क्या है? मोड ऑफ रीपेमेंट। द मोड थ्रू विच द बोरोअर विल रीपे द लोन मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड। ये सारी चीजें उसके अंदर क्लियर लिखी होती है, क्रेडिट में उसमें बहुत ही अच्छी तरह लिखी होती है। अब यहां पर बेटा कोलेट्रल का एक मिनट और सुन लो आप। कोलेट्रल जो है, इन एडिशन टू इंटरेस्ट लैंडर्स में डिमांड कोलेट्रल, ठीक है ना, जो भी आपको लैंडर्स हैं उनका डिमांड है कोलेट्रल, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स, ठीक है। सो कोलेट्रल इज एन असेट। कोलेट्रल क्या है? इज एन असेट दैट द बोरोअर ओन्स। अब क्या क्या चीज हो सकता है इसके अंदर? सच एज लैंड है, बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, डिमांड विद बैंक्स हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कोलेट्रल के रूप में हम रख सकते हैं एज अ गारंटी के तौर पर, ठीक है ना, जब तक हमारा लोन पे नहीं हो जाता, जब तक हमारा लोन पे नहीं हो जाता। क्लियर हो गया बेटा? अब यहां पर बेटा लोन्स हम लोग किस किस से ले सकते हैं? बैंक का तो आपने को मैंने बता चुका हूं। नेक्स्ट है मनी लेंडर से ले सकते हैं। आपको मालूम है मनी लेंडर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। नंबर 2 ट्रेडर्स से ले सकते हैं। नंबर 3 किसी भी एम्प्लॉयर से ले सकते हैं, ठीक है ना, या फिर कोऑपरेटिव से ले सकते हैं, या फिर हम कोऑपरेटिव से ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड जो दिखाई है उसमें मैंने आपको एक पाई चार्ट के माध्यम से दिखाया है सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। ट्रेडर से 3% लेते हैं, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से 7%, अदर्स जो सोर्सेस हैं वो 7% है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 27%, कॉमर्शियल बैंक से 25%, लैंडलॉर्ड से 1% एंड मनी लेंडर से 30%, ठीक है ना। ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया था असेट। यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया था स्टार्टिंग में असेट, ठीक है ना। कोलेट्रल इज एन असेट। असेट क्या होता है बेटा? ये बात जरा दिमाग में रखिए। असेट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डेड एज हैविंग वैल्यू एंड अवेलेबल टू मीट डेब्ट्स, कमिटमेंट्स और लिगेसीज, ठीक है ना। ऐसी चीज जो आप बैंक पर एज अ गारंटी के तौर पर रख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है फॉर्मल सेक्टर्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। फॉर्मल सेक्टर्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है। तो मैं यहां पर जब बात करता हूं फॉर्मल सेक्टर की, तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, मैं इसको पूरा टॉपिक का नाम बताऊंगा, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। द टू कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज आर क्रेडिट आर फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट ऑफ और लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट और लोन्स। द फॉर्मल सेक्टर कंप्राइजेस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मल सेक्टर्स कंप्राइजेस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। द इनफॉर्मल सेक्टर में कंसिस्ट ऑफ मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, ओनर्स, लार्ज फार्मर्स एक्सेट्रा। क्लियर है बेटा? हाँ, तो मैंने यहां पर डिस्टिंग्विश बिटवीन बनाया है, तो उसमें देखिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है
आरबीआई सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल की बात करते हैं, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ दीज सोर्सेज। फॉर्मल में सेकेंड पॉइंट मैंने बनाया है, दे चार्ज लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। इनफॉर्मल में दे चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट फॉर्मल का है, देयर मेन मोटिव इज सोशल वेलफेयर। इनफॉर्मल में है प्रॉफिट मेकिंग, देयर मेन मोटिव इज प्रॉफिट मेकिंग। फॉर्मल में दीज लोन्स आर जनरली प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। इनफॉर्मल में दीज लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या लैंड ओनर्स, किसी से भी कह सकते हो आप, लार्ज फार्मर्स, किसी से भी हम लोन ले सकते हैं। क्लियर बेटा? हाँ, अब बेटा यहां पर आता है फीचर्स, कि फीचर्स क्या क्या है ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट के। अब आपको पता है दैट इट प्रोवाइड्स लोन्स कंपैरेटिवली एट लोअर रेट्स। बात फॉर्मल की चल रही ना, तो ये चीपर रेट देता है, ये अभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था। एंड कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लोन। दिस सेक्टर इज मेनली सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई। इसको नॉर्मली कौन सुपरवाइज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, दोनों चीजें इसमें शामिल है, दोनों चीजें इसमें शामिल है। अगर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर की, सो दिस सेक्टर्स चार्जेस हायर इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स लोन एज देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज। इसमें कोई संस्था नहीं होती है जो इसको सुपरवाइज करे, ठीक है ना। एंड कोलेटरल इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, और इसमें कोई कोलेटरल की जरूरत भी नहीं पड़ती। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप्ट विद द बोरोअर्स फेलिंग इनटू अ डेप्ट ट्रैप, कर्ज में डूबना, ठीक है। ऑल्सो पीपल हु माइट विश to start an enterprise by borrowing from the informal sector may not do so because of the high cost of borrowing. लोग आज की तारीख में ज़्यादातर लोग बैंक पर डिपेंड रहते हैं, बैंक से लोन लेना पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू इनफॉर्मल सेक्टर, सेक्टर्स। जहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? हाँ, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हम कहते हैं SHGs। क्या कहते हैं? SHGs, ठीक है ना। ये होती क्या है बेटा? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल एरिया में जो थोड़े से जिनकी कंडीशन अच्छी है फाइनेंशियल, वहाँ पर लेडीज़ कुछ पैसा अपना बचा लेती हैं, और ऐसी लेडीज़ की संख्या 15 से लेकर के 20 के बीच में तक हो सकती है, ठीक है ना। कभी कभी 25 तक भी हो जाती है। तो 15 से 25 के बीच में मैं कह लो, या 15 से 20 के बीच में कह लो आप, डिपेंड करता है, ये चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये लोग मिलकर के संस्था चलाती हैं, लोगों की मदद करती हैं, गांव में लोगों को की मदद करती हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं, ये बैंक से लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। तो ये काम ये लोग करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने आपको अभी दिखाया कि लेडीज बैठी हैं, तो मैंने लेडीज का चित्र दिखाया था आपको, फोटो दिखाया था। अब बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की। दैट अ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ फाइनेंशियली इंटरमीडिएटरी कमिटी usually composed of 10 to 20 local women or men between 18 to 40 years. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था स्पेशली लेडीज होती हैं, लेकिन मैन भी हो सकते हैं। सो मोस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इन इंडिया, दो SHGs can be found in other countries, especially in South Asia and Southeast Asia, ठीक है ना। SHG
इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑन डेली वेजेस। ये लोग कैसे वर्क करते हैं? डेली वेजेस पर वर्क करते हैं। दे फॉर्म अ ग्रुप एंड फॉर्म दैट ग्रुप वन पर्सन कलेक्ट्स द मनी एंड गिव्स द मनी टू द पर्सन हु इज इन नीड। ये लोग क्या करते हैं? अपना एक लीडर बना लेते हैं, सबने पैसा इकट्ठा कर लिया, मान लीजिए 10 लोगों ने या 15 लोगों ने या 20 लोगों ने पैसा इकट्ठा कर लिया, 1000 रुपये भी जोड़ लिए तो 20 लोग हुए तो 20,000 रुपये हो गए। फार्मर्स को बीज के लिए पैसा चाहिए तो उनको पैसा दे दिया या उनको और मदद कर दी, पेस्टिसाइड्स के लिए पैसा दे दिया। ये लोग उनको ऐसे मदद कराते हैं, ठीक है ना। जब ज़्यादा बड़ा अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो ये लोग बैंक से उनको लोन दिलवाने में मदद करते हैं, ठीक है ना। मैंने आगे लिखा है मेंबर्स ऑल्सो मेक स्मॉल रेगुलर सेविंग कंट्रीब्यूशन ओवर अ फ्यू मंथ्स अंटिल देयर इज इनफ मनी इन द ग्रुप टू बीइंग लैंडिंग। ये लोग अपने पास इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं अपनी सेविंग से ताकि लोगों की मदद कर सकें, ठीक है ना। 1000 2000 जो भी ये लोग सेविंग करते हैं ताकि 20-25 लोग इकट्ठे हो जाएं और लोगों की मदद कर सकें। फंड्स में बी लेंट बैक टू द मेंबर्स और टू अदर्स इन द विलेज फॉर एनी पर्पस। किसी भी कार्य के लिए ये लोग उसको दे सकते हैं। इन इंडिया मैनी एसएचजीज आर लिंक्ड टू बैंक फॉर द डिलीवरी ऑफ माइक्रो क्रेडिट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके बुक में ब्लॉक में लिखा होगा दैट ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है ना। अक्सर क्वेश्चन ब्लॉक में से पूछ लिए जाते हैं, ब्लॉक्स में से पूछ लिए जाते हैं। तो आपके बुक में जो ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है ना, तो उसमें देखिए क्या लिखा है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज ऑफ रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स टू रीजनेबल रेट्स, ठीक है ना। गरीबों के लिए स्पेशली है, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए ये बैंक है। अच्छा, इसको फाउंड किसने किया था? इसके फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक एंड रेसिपेंट ऑफ 2006 नोबेल प्राइज फॉर पीस। इनको प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज। कब मिला था? 2006। स्टार्टेड दिस एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट इन द 1970s। इन्होंने 1970s में इसको स्टार्ट किया था। ही वर्कड ऑन द प्रिंसिपल दैट if credit can be made available to the poor on reasonable terms of conditions, millions of small people with different occupation can develop the nation। जब तक हम लोग गरीबों की मदद नहीं करेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। ये तो आप मानते हो, सबका विकास होना बहुत जरूरी है। तो इनका उद्देश्य था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, चीप इंटरेस्ट पे रेट पे लोगों को लोन प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो अपना कोई रोजगार कर सके या खेती कर सके या कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, ठीक है ना। ग्रामीण बैंक नाउ हैज ओवर 8.63 मिलियन बोरोअर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने में बोरोअर्स हैं उनके? 8.63 मिलियन बोरोअर्स, जिसमें मोस्टली पुअर वुमेन्स हैं। In about 81,390 villages spread across Bangladesh। बांग्लादेश में 81,390 villages में फैला हुआ है, ठीक है ना। In October 2014, the poor women have proved to be reliable borrowers as they have started and run a variety of small income generating activities successfully। क्लियर बेटा? तो बेटा आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।